हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हमारी एक सीरीज चल रही है सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जो पीवाईक्यू हैं उनको लेकर के। लेकिन उस सीरीज को स्टार्ट करें उससे पहले बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक के बारे में, जिसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के आईएएस और अलग अलग राज्य जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं उनके लगभग 250 प्रश्न पत्रों को लिया गया है। और उन 250 प्रश्न पत्रों में से विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित लगभग 3500 प्रश्न लिए गए हैं, जिनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। हर एक चैप्टर को फिर सब सेक्शंस में तोड़ा गया है और हर एक सेक्शन को स्टार्ट करते हुए क्या किया गया है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं ताकि अलग से नोट्स बनाने की जरूरत है। उसके बाद हर एक एमसीक्यू को डिटेल में सॉल्व किया गया। अब डिटेल में सॉल्व करने के बाद भी अगर कहीं और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी है तो वो नॉलेज प्लस के नाम से उसे ऐड कर रखा है। इसके साथ साथ हम लोग भी जब पढ़ेंगे तो जहां पे जरूरी होगा कि यहाँ इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम रह गई है, डाटा और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, वहां हम अपनी तरफ से भी डाटा को एड ऑन करते चले। अब इस पुस्तक को लेने के बाद क्या हो जाएगा कि आप इसी पुस्तक में अंडरलाइन करते जाइएगा, इसी पुस्तक में जो भी एड ऑन करना है डाटा वो ऐड कर लीजिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे अलग अलग बुकों की तरफ हमको ना देखना पड़े। देखिए, जो ऑथेंटिक बुक होती हैं उनको पढ़ने का एक अलग अपना फायदा है, लेकिन सिर्फ ऑथेंटिक बुक पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा जब तक कि आपने उनका अप्लाइड पोर्शन ना किया हो, या आपने पीवाईक्यू ना कर रखे हो, या आपने मॉक नहीं लगा रखे हो। तब तक सिर्फ किताब पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जो ये एमसीक्यू होते हैं या पुराने पेपर होते हैं उससे आपको ये लगता है कि ये आइडिया लगता है कि आखिर जो हमने बुक पढ़ी है उसके डाटा को हमको एमसीक्यू सॉल्व करने में यूज़ कैसे करना है। अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। अब यहाँ पे जब विविधता की बात होती है तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जब एक चीज होती है तो उसको हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। चीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो हमको उनकी कैटेगरी बनाने की जरूरत पड़ती है। हमने फिजिक्स में भी देखा था, सदिश और अदिश के रूप में कैटेगरी बनाई थी। हमने मूल, व्युत्पन्न और सहायक राशि के रूप में कैटेगरी बनाई थी। तो यहाँ हम बात करें, जब जीवधारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, उनके बारे में पढ़ने की जब जरूरत पड़ी, उनके बारे में जानने की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो डिवीजन का प्रयास किया गया वो ऐसा माना जाता है कि अरस्तु के द्वारा किया गया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर साइंटिफिक डिवीजन नहीं था। तो फिर क्या किया गया, एक कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, डिवीजन को प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक वे में किया। अब अगर हम बात करें कि जो वर्गीकी है, इसके लिए जो वर्ड है टैक्सोनॉमी, इसको यूज किया था सबसे पहले एपी डी कैंडोल साहब ने। सिर्फ कैंडोल भी याद कर लीजिए तब भी काम चल जाएगा। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, कैरोलस लीनियस साहब ने इसकी शुरुआत करी थी। उन्होंने पूरे जो दुनिया की जीवित चीजें हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत को फिर से उन्होंने बांटा कि भाई जिनमें जन्नांग उपस्थित नहीं होते हैं, और जिन पौधों में जन्नांग उपस्थित होते हैं। जिनमें जन्नांग उपस्थित होते हैं उनको फर्दर दो कैटेगरी में बांटा, भाई जिनमें पुष्प आते हैं और जिनमें पुष्प नहीं आते हैं, इस तरीके से। फिर जिनमें पुष्प आते हैं उनको बीजों के आधार पर बांटा कि जिनके बीज कवर में होते हैं और एक जिनके बीज कवर में नहीं होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने जंतुओं को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। इनका जो डिवीजन है वो काफी साइंटिफिक माना जाता है। अब इसमें बात आती है कि ये जो डिवीजन है ये फिर भी ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। एक और साइंटिस्ट आए, जब अभी हम अगर बात करें फिलहाल जमाने में, तो विटेकर के जो डिवीजन है उसको ज्यादा सटीक माना जाता है। वजह कि जैसे फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उनके चक्कर में ये हो गया कि भाई फंगस तो पौधे नहीं है, पौधे वो चीजें हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन कवक को हमने कहाँ रख रखा था, उन्हीं में रख रखा था। जीवाणुओं को हमने पौधों के रूप में ही रख रखा था, जबकि जीवाणु एकदम डिफरेंट होते हैं। तो फिर 5 जगत का वर्गीकरण आया। लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर वर्गीकरण है क्या। तो सजीवों की पहचान करने, वर्गीकरण करने एवं नामकरण करने का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब पहचान करने का क्या मतलब है, कुंजी या नाम प्रारूप, जिसको होलोटाइप कहते हैं, के द्वारा खोजे गए जीवधारी की पहचान करना। वर्गीकरण का अब इसमें क्या मतलब है, सजीवों को अध्ययन की सुविधा के लिए उनके प्रमुख लक्षणों की समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न छोटे छोटे समूहों में या छोटे बड़े समूहों में बांटना। वर्गीकीय समूहों या जिनको हम क्या कहते हैं, वर्गकों या टैक्सोन्स कहते हैं, का अवरोही क्रम पदानुक्रत है। जैसे सबसे पहले हम बांटेंगे जगत में, जगत को बांटा जाएगा किन में, संघ में,
संघ को बांटा जाएगा वर्ग में, वर्ग को बांटा जाएगा गण में, गण को बांटा जाएगा कुल में, कुल को वंश में, और वंशों को बांटा जाता है फिर जाति में। ठीक है, जैसे जगत की बात करें तो अभी अगर हम बात करें तो 5 जगत हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और आपका एक है एनिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नामकरण की बात करें तो जैसे वर्गीकरण किया गया, अब हो क्या रहा था कि अलग अलग लोग अलग अलग पौधों को या अलग अलग जंतुओं को अलग अलग नाम से जान रहे थे। अब इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई किसी को कुछ और नाम से जान रहा है और किसी और इलाके में उसको कुछ और नाम से जान रहे हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत पड़ी कि भाई एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसको पूरी दुनिया में सारे लोग, अगर कोई पौधा है जैसे नीम है तो उसका ऐसा नाम रखा जाए कि जिसको कोई नीम कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए, इनका एक यूनिफॉर्मल नाम होना चाहिए, सभी के लिए एक ही जैसा नाम होना चाहिए। उसको कहा गया जीव वैज्ञानिक नाम। अब ये जो नामकरण की पद्धति थी जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं, ये भी कैरोलस लिनियस साहब ने ही स्टार्ट करी थी। तो जीवों को विशिष्ट नाम देना ताकि संपूर्ण विश्व में वैज्ञानिक उसी जीव को पहचान सकें, इसके लिए यूज किया गया द्विनाम पद्धति, मतलब 2 नामों से मिलकर के किसी जीव का नाम रखना। और ये कैरोलस लिनियस साहब ने सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक में इस चीज को बताया। इसमें इन्होंने क्या किया कि पहला जो नाम होता है वो जीनस या वंश से संबंधित होता है, दूसरा जो नाम होता है वो स्पीसीज से संबंधित होता है। इसका इन दोनों चीजों को, वंश और जाति का उपयोग करके विशिष्ट नाम देना ही क्या कहलाता है, द्विनाम पद्धति कहलाता है। जैसे घरेलू मच्छी की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका, मस्का क्या है यहाँ पे वंश का नाम है और डोमेस्टिका क्या है जाति का नाम है। जैसे मानव, इसका वंश क्या है होमो, और सेपियंस क्या है इसकी जाति है। गेहूं की बात करें तो ट्रिटिकम इसका वंश है और एस्टिवम इसकी जाति का नाम है। जैसे राना टिग्रीना मेढक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कोबरा सांप होता है उसके लिए नाजा नाजा इस्तेमाल किया जाता है, गाय के लिए बॉस इंडिका नाम या इंडिकस नाम प्रयोग किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे जंतुओं के नाम रख दिए गए। अब इससे क्या हो गया कि पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, तो यह सुविधाजनक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जीवन कहा जा सकता है, जीवन अमूर्त है, भाई फिक्स नहीं है ना कि इस चीज को हम जीवन कहेंगे, क्योंकि जीवन के विविध रूप हैं, बैक्टीरिया से लेकर के फंगस, पौधे, जंतु, जंतुओं में भी इतनी सारी वैरायटी हैं। तो जीवन कोई एक फिक्स चीज नहीं है। जो फिक्स चीजें होती हैं एग्जैक्ट जिनको डिफाइन किया जा सके उनको तो हम कहते हैं मूर्त, जिनको एग्जैक्टली डिफाइन ना किया जा सके उन चीजों को हम कहते हैं अमूर्त। तो क्या जीवन अमूर्त है? बिल्कुल। एक्सले एक साइंटिस्ट है, इसने बताया कि भाई जीव द्रव्य की जैविक दशा ही क्या है, जीवन है। तो क्या ये जीव द्रव्य की जैविक दशा है? तो बिल्कुल। वह शब्द है जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक करता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है। भाई सजीवों से कैसे पृथक करता है? उनको जीव कहा जाता है, मोटा मोटी उन चीजों को जीव कहा जाता है जो क्या करते हो, पोषण करते हो, मतलब खाना खाते हो, श्वसन करते हो, सांस लेते हो, जो क्या करते हो, जिनमें वृद्धि होती हो, जिन जो बचपन में छोटे होते हो और धीरे धीरे बढ़ करके उनके शरीर का आकार बढ़ता चला जाता हो। इसके बाद हम बात करें तो वो क्या करते हो, उनमें लोकोमोशन होना चाहिए चौथी प्रॉपर्टी के रूप में। लोकोमोशन का मतलब है कि उनके बीच में जो पदार्थ है उनका आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे मनुष्य है, खाना खाता है तो पचता है, खून के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर पौधों के रूप में हम बात करेंगे तो बस इतना ही कहेंगे कि उनमें हार्मोन वगैरह की क्रिया होनी चाहिए। जंतुओं के रूप में बात करेंगे तो लोकोमोशन में एक जगह से दूसरी जगह गति करना भी जुड़ जाता है, तो ये गुण होना चाहिए। फिर 5वां गुण उनमें होना चाहिए कि भैया जैसे वो हैं वैसे ही औलादें उनमें पैदा करने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए, मतलब नई संतति को जन्म देने का गुण भी उनमें होना चाहिए। तो 5 गुणों को जो कोई भी फॉलो करेगा, जिसमें ये 5 गुण पाए जाएंगे उसको हम जीव मान लेंगे और बाकी चीजों को हम निर्जीव मान लेंगे। इसका मतलब ये इसको भी डिफाइन करता है। आंसर क्या हो जाएगा? जब तीनों सही है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। जीवों या कोशिकाओं में उपस्थित संगठित पदार्थों की जैविक दशा ही जीवन होती है। यह अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। जीव द्रव्य सजीवों का प्रमुख लक्षण है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। जीवन वह गुण है जो सभी जीवों को निर्जीवों से पृथक करता है। सजीवों में जीवन के विभिन्न लक्षण जैसे वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया, जनन, श्वसन, पोषण आदि प्रदर्शित होते हैं या करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जंतु पादपों से किस लक्षण में भिन्न है? भाई जैविक क्रियाओं में दोनों, अगर माइन्यूट लेवल पर, कोशिका के लेवल पर देखा जाए तो दोनों एक जैसे ही हैं। वो भी श्वसन करते हैं, ये भी पोषण करते हैं, सब वही क्रियाएं हो रही हैं।
पाचन है, श्वसन है इत्यादि। जनन के मामले में देखा जाए तो बिल्कुल जंतुओं में भी जनन होता है, पादपों में भी जनन होता है। जंतुओं में दो तरह का लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, पादपों में भी लैंगिक अलैंगिक तरह का जनन होता है। इसका मतलब यहाँ भी ये लगभग सेम ही है। अगर बात करें मूल रचना में तो भाई सभी पौधों की जो रचना हुई है वो कोशिकाओं के आधार पर हुई है, तो सभी जीव भी कोशिकाओं से बने हैं। पौधे भी कैसे यूकैरियोटिक या विकसित कोशिकाओं के द्वारा बने हैं, तो जंतु भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के द्वारा बने हैं। पौधे भी बहुकोशिकीय होते हैं तो जंतु भी बहुकोशिकीय होते हैं। तो यहां तो सिमिलैरिटी है, तीनों में सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी है किसमें नहीं, पोषण के आधार पर सिमिलैरिटी नहीं है। वजह कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और जो जंतु हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये परपोषी होते हैं, या इनको हम विषम पोषी भी कहते हैं। जो पौधों से अपना भोजन या दूसरे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जंतु विषम पोषी होते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, ये पोषण हेतु अन्य जंतुओं या पादपों पर निर्भर होते हैं। जबकि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। अतः ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बाकी सभी लक्षणों में ये क्या होते हैं, समान होते हैं। अब आगे बात करते हैं। प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण हैं। वृद्धि के, प्रजनन के, स्थिरता के, बाकी सबके लिए एक ही गुण होता है। उपापचय या मेटाबॉलिज्म जिस चीज को कहा जाता है, तो मेटाबॉलिज्म का नॉर्मली हम मतलब लगा के चलते हैं कि ये पाचन से संबंधित है, कि भाई किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो उसकी वृद्धि या उसका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा, किसी का मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है तो शरीर दुबला पतला कमजोर रहता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब सिर्फ पाचन नहीं होता, इसमें पोषण भी है, मतलब खान पान हमारी बॉडी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, श्वसन भी है और संश्लेषण भी है। तीनों क्रियाओं को मिलाकर के ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों से उपलब्ध होती है तथा भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। जीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है। तो इसमें श्वसन, पाचन, संश्लेषण सब कुछ शामिल हो गया। अब जो उपापचय की क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। उपचय या एनाबॉलिज्म क्या होता है, एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं या जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। इसके विपरीत अपचय एक विघटनकारी प्रक्रिया है। इसमें जटिल अणु सरल अणुओं व परमाणुओं में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि श्वसन। आगे बढ़ते, पादपालय एक सुविधा है रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। भाई हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पॉली हाउस बना दिया या एक नर्सरी बना दी, तो हम वहाँ पौधे की स्पेशल केयर कर पाते हैं और हम उसको क्या खाद देना चाहते हैं, क्या पानी देना चाहते हैं, कितनी मात्रा में खाद देना चाहते हैं, कितनी मात्रा में हम उसको पानी देना चाहते हैं, कैसी कंडीशन में उसको रखना चाहते हैं, धूप कितनी लगाना चाहते हैं, कितनी धूप नहीं लगाना चाहते हैं, उसको ढकने की जरूरत है या नहीं ढकने की जरूरत है। इस तरह की सभी चीजों का निर्धारण हम क्या करते हैं, इसमें कर पाते हैं पादपालय या नर्सरी के अंदर। अब इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, जब अब सारी चीजों को कंट्रोल हम कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि भैया नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए एक सुविधा है पादपालय। फाइट्रोन्स नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने की एक सुविधा है। यह एक बंद प्रकार का ग्रीन हाउस या पॉली हाउस, जैसे आपने देखा होगा सब्जी वगैरह उगाने के लिए आजकल बहुत यूज हो रहा है, हरित गृह होता है, जिसमें पादपों एवं उसके पर्यावरण के मध्य उपस्थित अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पादप कार्य की, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण आदि का अध्ययन भी सम्मिलित होता है। वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि भैया कैंडोल साहब ने इसका प्रयोग किया था। तो एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है भाई, इसमें आपको अभी ये रटनी ही पड़ेगी, इसमें और कोई तरीका नहीं है कि अगर वर्गीकी शब्द का प्रयोग किया था तो हम इसमें कोई तुक्का लगा सकते नहीं, रटना ही पड़ेगा। इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों, जिसमें से एक का नाम है टैक्सिस और दूसरा का नाम है नोमोस से हुई है। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण संबंधी सिद्धांत एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
टैक्सोन की परिभाषा या टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन किसने दी थी? तो डेफिनेशन दी थी लीनियस साहब ने। कैरोलस लीनियस को टैक्सोन या टैक्सोनॉमी का फादर या फाउंडिंग फादर कहा जाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली, अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था वही इसका भी एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय जो वनस्पति है उनका जो संग्रह है वो हर्बेरियम कहा जाता है। एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम में पौधों के एकत्र नमूनों को अच्छी तरह दबाकर सुखाया जाता है और फिर इन्हें कागज की सीटों पर चिपकाकर परिरक्षित कर दिया जाता है, मतलब सुरक्षित रख दिया जाता है। इस कागज की सीट को हर्बेरियम सीट कहते हैं। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार क्रमबद्ध कर व्यवस्थित किया जाता है। इन पर प्रतिदर्श एकत्रित करने की तिथि, स्थान, पौधे का स्थानीय, अंग्रेजी व वैज्ञानिक नाम, एकत्र करने वाले का नाम आदि सूचनाएं लिखी जाती हैं। ये सभी हर्बेरियम सीट सूचनाओं सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालयों में सुरक्षित रख दी जाती हैं। हर्बेरियम सीट की मानक लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? 41.25 सेंटीमीटर और 28.75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए। ऐसा किया क्यों गया है भाई? ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अब कोई किसी स्टाइल से एकत्रित करेगा, कोई किसी स्टाइल से करेगा, तो उससे क्या होगा, आपस में बड़ा घोच पौच हो जाएगी। आपस में एक कोई कहेगा साइंटिस्ट की मेरा वाला ज़्यादा सही है, कोई मेरा वाला ज़्यादा सही है। तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड नियत कर दिया गया है कि अगर आपको ये एकत्र करना है तो आप इस स्टैंडर्ड के साथ इसको एकत्रित करिए। जंगली जंतुओं के संरक्षण प्रदान करने हेतु जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं। राष्ट्रीय चिड़ियाघर या राष्ट्रीय नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो भैया नेशनल जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली में स्थित है। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। पढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली में स्थित है। इसमें लगभग 22,000 जंतु उपस्थित हैं तथा यह 214 एकड़ में फैला हुआ है। जंगली जंतुओं को बहु स्थानीय संरक्षण प्रदान करने हेतु जूलॉजिकल पार्क या जंतु उद्यान या जंतुआलय बनाए गए हैं। इन पार्कों में जंतुओं के व्यवहार, आवास और अन्य लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। भाई शेर अगर मान लीजिए एक ऐसी परिस्थिति में हमने रख रखा है, खुले जंगल में रहेगा तो उसके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज शेर दिखा, कल नहीं दिखेगा, पता चला 50 किलोमीटर आगे वो घूमते हुए चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक छोटे एरिया में रहेगा तो हम उसके ऊपर बड़े आराम से निगाह रख सकते हैं। उसके जो व्यवहार है, व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है, वो किस तरीके से नए लोगों से या नए जीवों से मिलता है उनको, या उसका शिकार करने का जो पैटर्न है वो क्या है, ये सारी स्टडी हम यहीं पे कर लेते हैं बड़े आराम से। एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए प्रथम अंग की आवश्यकता होती है। भाई एक बात बताइए, एक कोशिकी का मतलब क्या हुआ? उसमें एक ही कोशिका होगी तो उसमें खाने का काम, श्वसन करने का काम, उत्सर्जन का काम, बच्चे पैदा करने का काम, वो सब कहाँ होगा? एक ही कोशिका में हो रहा होगा ना। कोशिका से मिलके क्या बनते हैं? कोशिका से मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलके अंग बनते हैं, अंग से मिलकर के अंगतंत्र बनता है और अंग तंत्र से मिलकर के बनता है शरीर पूरा। कौन सा? बहुकोशिकीय शरीर बनता है। अब एक बात बताइए, एक ही कोशिका का है तो उसमें पृथक पृथक अंग कहां से हो जाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। नहीं पूछा है तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। भाई एक कोशिका में क्या क्या होगा, सब उसी में हो रहा है। इन जीवों द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न की जाती है। हाँ बिल्कुल, खाते भी हैं और बाहर भी निकालते हैं। ये बाह्य वातावरण के संपर्क में बने रहते हैं। बिल्कुल, एक ही कोशिका है तो चारों तरफ से क्या होगा? बाहर से वातावरण इनके टच में रहेगा। जैसे अमीबा वगैरह है, पैरामेसियम है, यूग्लिना है, इस तरह के जंतुओं को इसमें कंसिडर किया जाता है। अब देखिए, मानव की भांति पृथक अंग इनको भोजन को ग्रहण करने के लिए, जैसे कि मानव में मुख पाया जाता है, कि आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी एक कोश के जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषम पोषीय एक कोश के जीव क्या करते हैं? झिल्ली के अंतर ग्रहण जैसे कि अमीबा करता है, या मृतोपजीवी जैसे कि एसिटोबैक्टर पोषण विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो एक कोश के जीव भी क्या होते हैं? स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी होते हैं ये या तो अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन करते हैं या मृतोपजीवन के द्वारा ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवन में क्या होता है? किसी मरी हुई चीज से पूरे के पूरे पदार्थ को
मतलब एनगल्फ नहीं किया जाता, उसको निगला नहीं जाता, बल्कि केवल और केवल जिन पोषकों की आवश्यकता होती है उन्हीं पोषकों को उसमें से ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस तरह की विधि को मृतोपजीवन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं जो द्विजगत वर्गीकरण था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली साइंटिफिक तो था पर उतना ज्यादा साइंटिफिक नहीं था। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिन पे थोड़ा सा डाउट रहता था कि भाई इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, हमने कवकों को वहां डाल रखा है, सारे जीवाणुओं में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, हमने उनको भी वहीं डाल रखा है, पौधों के अंतर्गत डाल रखा है। जैसे प्रोटोजोआ को हमने जंतुओं के अंतर्गत डाल रखा था, जबकि वो कैसे होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, अल्प विकसित कोशिकाओं से बने होते हैं। बाकी के जंतु होते हैं वो विकसित कोशिकाओं से या यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ थी, तो इस गड़बड़ को दूर कर दिया रॉबर्ट एच विटेकर साहब ने। इन्होंने क्या किया, 5 जगत वर्गीकरण को इन्होंने प्रपाउंड किया या इसका विकास किया। इन्होंने पहला जगत माना, पहली जो इन्होंने ग्रुप बनाया उस ग्रुप को बनाया इन्होंने मोनेरा के नाम से। मोनेरा में कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ऐसी कोशिका जो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, अर्थात जिसमें कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते हैं, या बहुत ही अल्प विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, जो आरएनए होगा वो 70S प्रकार का होगा, और जो इनमें अगर हम बात करें बाहर की जो झिल्ली होगी, जैसे पादपों में डबल झिल्ली पाई जाती है, सिंगल झिल्ली पाई जाएगी, तो ये काफी अल्प विकसित प्रकार की हैं और ये किसी के साथ संयुग्मन नहीं करती है, मतलब कोशिका कोशिका मिलकर के आपस में एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण कभी नहीं कर सकती। अब बात करें कोशिका भित्ति की, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन युक्त होती है, केंद्रक झिल्ली इनमें उपस्थित नहीं होती है, केंद्रक के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, और इनका शारीरिक संगठन भी कैसा होगा, एक कोशिकीय होता है। पोषण इनमें स्वपोषण भी होता है और विषम पोषण भी होता है, अर्थात ये खुद भी खाना बना लेते हैं जैसे पौधे बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो जगत बनाया गया, डिवाइड किया गया, उसमें कोशिका कैसी हो गई, ये जीव भी कैसे हैं, ये जीव भी एक कोशिकीय हैं, लेकिन इनमें जो कोशिका है वो विकसित प्रकार की है, अर्थात यूकैरियोटिक प्रकार की है। इनका जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल डीएनए मतलब इस टाइप का डीएनए, और इनमें जो आरएनए होता है वो 80S प्रकार का होता है। इनमें सभी प्रकार के कोशिकांग पूर्ण विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। अब इनकी कोशिका भित्ति की बात करें तो कुछ में तो ये सेलुलोज की बनी होती है और कुछ में क्या होती है, ये सिलिका युक्त होती है। अब अगर बात करें कि क्या केंद्रक झिल्ली होती है, तो उनमें मोनेरा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं थी, केंद्रक के चारों तरफ एक लेयर नहीं थी, यहां पे एक लेयर होती है। पोषण की बात करें तो ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, मतलब कुछ अपना भोजन खुद बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, डायनोफ्लैजिलेट है, डाइटम है। अब अगर बात करें यूग्लिना की, तो ये अपना भोजन खुद से बना लेता है, ये पौधों की तरह क्रिया करता है, मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस जैसी क्रिया पाई जाती है। अब जो तीसरा ग्रुप है वो है फंजाई, या तीसरा जो जगत है, तीसरा किंगडम है वो फंजाई का है। इनमें कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन युक्त होती है, यहाँ पे सेलुलोज युक्त थी, यहाँ काइटिन युक्त है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी, और अब देखिए यहां तक एक कोशिकीय जीव थे, अब यहां से बहुकोशिकीय जीव हो जाएंगे, लेकिन सूकाय होंगी। सूकाय या थैलोफाइट का मतलब होता है जहां पे शरीर में विभेदन नहीं होता है। हमारे शरीर में विभेदन है ना, आप ये चेहरा देख के अलग बता सकते हैं, चेस्ट वाला पोर्शन अलग बता सकते हैं, पैर हाथ अलग बता सकते हैं, ऐसे ही पौधों में भी डिवीजन होता है भाई, जड़ अलग होती है, पत्ती अलग होती है, तना अलग होता है, फूल अलग होते हैं, फल अलग होते हैं, सब अलग अलग बता सकते हैं आप। लेकिन फंगस के केस में ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा शरीर ही मिक्स टाइप का रहता है, वही जड़ है, वही तना है, वही पत्ती है, स्पेशली इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें ये क्या होते हैं, ये विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी में भी या तो ये क्या करेंगे, सहजीवन करेंगे, या ये परपोषण करेंगे। सहजीवन में क्या करेंगे, जैसे कि हम बात करें लाइकेन की, सहजीवन में ये किसी और के साथ जुड़ जाएंगे और वहां से भोजन प्राप्त करते रहेंगे। परजीवी में क्या करेंगे कि पूरी तरह से दूसरे जीव को मारेंगे नहीं, बल्कि उससे जबरदस्ती खाना छीनते रहेंगे। और मृतोपजीवी में क्या करेंगे, मरे हुए जीव को सड़ा करके उसमें से कंटेंट या उसमें से जो पोषण है वो सीधे प्राप्त करते रहेंगे। उदाहरण के लिए यीस्ट है, राइजोपस है, पैक्सीनिया है, या मशरूम हम कहते हैं, और इनको सामान्य लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं, कुकुरमुत्ता भी कह देते हैं। कुकुरमुत्ता भी एक तरह से क्या होता है, फंजाई होता है। अब बात आती है अगले फोर्थ
जगत की, तो इसको प्लांटी जगत या प्लांटी किंगडम कहते हैं। कोशिका का प्रकार क्या होगा, यूकैरियोटिक ही होगा। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। अब देखेंगे ये सारी चीजें अब कॉमन होती चली जा रही हैं। बहुकोशिकीय होंगे, ऊतक अंग अंगतंत्र इनका क्या हो जाएगा, विकास हो चुका होगा। पोषण की विधि की बात करें तो सारे के सारे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद से बनाते हैं। उदाहरण के लिए बहुकोशिकीय पादप जैसे नीम, कारा, पाइनस, आम, ये सारी चीजें। अब जो फिफ्थ इन्होंने ग्रुप बनाया या फिफ्थ किंगडम बनाया उसका नाम रखा एनिमेलिया। इसमें जंतुओं को रखा गया। जंतुओं की बात करें तो कोशिका इनकी विकसित होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों में और या फिर उनमें बात करें कवक वगैरह में। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक के चारों तरफ एक परत पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। संगठन कैसा होगा शरीर का, तो भैया ये बहुकोशिकीय होते हैं, ऊतक अंग अंगतंत्र का विकास होता है। और अगर पोषण की विधि की बात करें तो ये विषम पोषी होते हैं, ये परजीवी या प्राणी संभोजी होते हैं। प्राणी संभोजी का मतलब हो गया अपने ही जैसे जंतुओं को ये निपटा डालते हैं। या तो ये क्या करेंगे, पौधों के ऊपर डिपेंड रहेंगे या फिर अन्य जंतुओं के ऊपर डिपेंड रहेंगे। उदाहरण के लिए बहुकोशिकीय जंतु जैसे मानव, गाय, शेर इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं सहजीवी संबंध की। अभी हमने बात करी थी सहजीवन का मतलब होता है एक एक दूसरे वाले को लाभ पहुंचाता है, दूसरा वाला पहले वाले को लाभ पहुंचाता है। तो इस तरह का अगर कोई रिलेशन है तो उसको सहजीवन कहा जाता है। दोनों सहभागी जीवों को इससे क्या होता है, लाभ होता है। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन की बात करें तो कवक और शैवाल के मिलने की वजह से लाइकेन बनता है। ये नग्न चट्टानों का प्राथमिक अनुक्रमक होता है, मतलब कि इनको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये चट्टानों पर भी उपस्थित होते हैं। क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये हवा से ही जल को ग्रहण कर लेते हैं और खनिजों को भी जो इनको आवश्यकता होती है भोजन के लिए उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये काम करके देता है कवक और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन बना के देता है शैवाल। और जब भोजन बन जाता है तो दोनों उसको आपस में बांट लेते हैं। तो कवक भी अपना काम करता रहता है, शैवाल भी अपना काम करता रहता है। भाई शैवाल को उगने के लिए तो मिट्टी की जरूरत पड़ेगी और शैवाल की जड़ें भी उतनी ज्यादा विकसित नहीं होती हैं, तो ये नम स्थानों पर ही उग सकते हैं। लेकिन अगर ये कवक के साथ अगर ये मर्ज हो जाता है तो ये फिर किसी भी परिस्थिति में उगने के लायक हो जाता है। पर अगर वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड है तो फिर ये वहां नहीं उगेगा। अर्थात जहां पे वायु प्रदूषण होगा उसका ये बहुत अच्छा सूचक होता है। ये वायु प्रदूषण वाली जगह पे लाइकेन नहीं होता है। लाइकेन से ही लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस वो चीज है जो बताती है कि कोई चीज क्षार है या फिर एसिड है। अब बात करें माइकोराइजिया की, या जिसको कवक मूल कहा जाता है। कवक मूल वास्तव में क्या होता है, कवक और उच्चतर पादप की जड़ के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से दोनों को फायदा होता है। कवक क्या करता है, जड़ों को बेहतर और अच्छे तरीके से क्या करता रहता है, फूड प्रोवाइड मतलब पानी और लवण प्रोवाइड कराता रहता है। उच्चतर पादप क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाता है और जो कवक है जड़ में उसके पास तक पहुंचाता रहता है। सहजीवन का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, पहले इनके एग्जांपल देख सकते हैं। चीड़ के पेड़ में और ऑर्किड के पेड़ में, ऑर्किड में क्या होता है, इसी तरह का माइकोराइजिया टाइप का ही रिलेशन होता है। इसके अलावा सहजीवन आप देख सकते हैं शैवाल के रूप लिए और मूंगा के लिए। कोरल और शैवाल के बीच में भी इसी तरह का सहजीवन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो ये 2 जगत वाला लीनियस साहब ने किया था, 5 जगत वाला विटेकर साहब ने किया। R.H. विटेकर ने कोश की या कोशिका संरचना की जटिलता, यूकैरियोटिक अथवा प्रोकैरियोटिक पोषण विधि के प्रकार, स्रोत और शरीर संगठन की जटिलता की, जीव एक कोशिकीय है अथवा बहुकोशिकीय है, तथा जीवन चक्र के प्रकार के आधार पर जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है। डायटम तो किससे है, प्रोटिस्टा से है। यूग्लिना प्रोटिस्टा से है। यूलोथ्रिक्स ये भी प्रोटिस्टा से है। तो मोनेरा जगत के लिए क्या होता है, एनाबीना मोनेरा जगत से है। बाकी तीनों किससे हैं, प्रोटिस्टा से हैं। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। एनाबीना मोनेरा जगत से संबंधित है। यह एक प्रकार का क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित जीवाणु या नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकारी, प्रोकैरियोटिक, स्वपोषी एवं एक कोशिकीय जीव है। डायटम, यूग्लिना, प्रोटिस्टा और यूलोथ्रिक्स क्या होता है, ये पादप जगत से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जीवाणु की खोज किसने करी थी? तो देखिए, कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक का नाम लिया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की। खोजकर्ता के रूप में रॉबर्ट हुक का नाम लिया जाता है, जिन्होंने कॉर्क में मृत कोशिकाओं को सबसे पहले देखा था। जीवित कोशिका की अगर हम बात करें तो वो ल्यूवेनहॉक साहब थे। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसके आधार पर इन्होंने खोज की। वो जो जीवित कोशिका थी वो किस चीज की थी? तो भैया वो थी बैक्टीरिया की या जीवाणु की। इसलिए ल्यूवेनहॉक साहब को क्या माना जाता है? फादर ऑफ वायरोलॉजी, सॉरी बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1676 में अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जल, लार तथा अपने दांतों के मैल में कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा था। इन्हें एनिमल्क्यूल्स कहा, क्योंकि बहुत ज्यादा माइन्यूट लेवल पे थे, बहुत छोटे थे। इनको जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब यहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। एहरनबर्ग ने सबसे पहले उस चीज को जो बहुत माइन्यूट लेवल पे थे, बहुत छोटे छोटे थे, उनको क्या कहा? बैक्टीरिया नाम दिया। बैक्टीरिया नाम ल्यूवेनहॉक साहब ने नहीं दिया, ल्यूवेनहॉक साहब ने उनकी खोज करी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक साहब ने करी है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक साहब हैं, लेकिन जो नाम दिया वो कौन साइंटिस्ट है? एहरनबर्ग वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले जीवाणु नाम रखा। नाइट्रीकारी जीवाणु है, अर्थात ये क्या करता है? ऐसा जीवाणु जो क्या करता हो, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता हो, उसको नाइट्रीकारी या नाइट्रोजनस बैक्टीरिया कहा जाता है। ये क्या होता है? स्वपोषी होता है, रसायन पोषी होता है, परपोषी होता है या प्रकाश स्वपोषी होता है। तो यह नाइट्रीकारी जीवाणु कहाँ रहते हैं? जैसे दाल वगैरह हो गई, उन पौधों की जड़ों में रहते हैं। जड़ों में प्रकाश तो पहुंच नहीं सकता है, इसका मतलब प्रकाश स्वपोषी तो नहीं होगा। तो ये फिर कैसे होंगे? ये रसायन स्वपोषी होंगे। ये जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये जीवाणु वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब नाइट्रोजन के इस फॉर्मेट को वो यूज कर सकते हैं। ये भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं तथा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस। आगे बढ़ते हैं। यीस्ट और मशरूम क्या है? तो यीस्ट और मशरूम भैया क्या होते हैं? फंगस होते हैं, फफूंद होते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यीस्ट एक कोशिकीय कवक है जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य है। इनमें खंडन या मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मशरूम खाद्य तथा विषाक्त दोनों तरह का बहुकोशिकीय फफूंद है, जिनमें छत्रक के समान बेसिडियोकॉर्प पाए जाते हैं। इस तरह से ये उगते हैं खास तौर से, मतलब जो इनका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आगे बढ़ते हैं। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, या कवकों में क्या नहीं पाया जाता है? कवकों में क्या नहीं पाया जाता भाई? कवकों में ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का तो हालांकि कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश किसी पौधे में या जंतु में थोड़ी ना पाया जाता। सूर्य का प्रकाश सूर्य में पाया जाएगा, लेकिन इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। अगर पर्णहरित कवक में पाया जाता तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर लेते, इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसी कारण से, क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसी कारण इन्हें पादप जगत में नहीं रखा जाता है। ये पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनमें कवक तंतु या हाइफी द्वारा सुकाए पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति खास किस प्रोटीन की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और भैया इनमें संवहन ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। कवक मूल क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था कि अगर कवक के बीच में और उच्चतर पादपों के बीच में संबंध होता है तो उसे माइकोराइजिया कहा जाता है, और अगर कवक के बीच में और शैवाल के बीच में संबंध होता है तो उसे लाइकेन कहा जाता है। यह क्या होता है? कवक मूल कवकों और उच्चतर पादपों जैसे कि पाइनस मतलब चीड़ के मध्य सहजीवी संबंध होता है। इसमें पादप की जड़ें प्रायः महीन कवक तंतुओं द्वारा ढकी रहती हैं एवं ये
नलिकाकार गांठ के आकार की होती हैं तथा इनमें मूल गोप एवं मूल रोम अनुपस्थित होते हैं। जब कवक जड़ के बाहर की ओर होते हैं तो इस प्रकार के संबंध को बाह्य कवक मूल कहते हैं, और जब ये जड़ के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसे अंतः कवक मूल कहते हैं। इसमें आश्रय एवं पोषण प्रदान करने के बदले में पादप को कवक द्वारा भूमि से जल के साथ साथ फास्फोरस, नाइट्रोजन के लवण प्राप्त होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जमीन से चीजों को, जैसे जड़ें काम करती हैं पौधे की, तो पाइनस की जड़ें उतनी ज्यादा विकसित नहीं होती, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, पाइनस को देते रहते हैं ये सारी चीजें जमीन से खींच खींच करके। पाइनस की पत्तियां क्या करती हैं, फिर उस चीजों से पानी और खनिज लवणों से मिला करके भोजन बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, और जो खाना बनता है उसको दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। विषाणु बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, न्यूक्लियोप्रोटीन के, लिपोप्रोटीन के, या इनमें से कोई नहीं। भैया विषाणु में कुछ नहीं होता। विषाणु वो चीज है जो जीवित भी है, अगर कोशिका के अंदर है तो ये जीवित है, और कोशिका के बाहर है तो ये क्या है, ये निर्जीव भी है। ये मरा हुआ भी है एक ही टाइम पर, और एक ही टाइम पर ये जीवित है। कोशिका के बाहर निर्जीव, कोशिका के अंदर जीवित। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूरी तरह से संरचनाएं नहीं डेवलप होती हैं, क्योंकि ये पूरी कोशिका होती ही नहीं है। इसमें बस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और फिर क्या होता है, प्रोटीन होती है। अब कोई तो संरचना होगी जिसके अंदर ये न्यूक्लिक अम्ल रहेगा, तो उसके चारों तरफ से प्रोटीन का घेरा होता है, बस इतना ही इसमें होता है। न्यूक्लिक एसिड में इसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए व डीएनए, जीनोम तथा बाहर की ओर प्रोटीन का आवरण, अथवा जो आरएनए डीएनए उसको क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, और जो प्रोटीन चारों तरफ से उनको घेरे हुए होती है उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ये अविकल्पी परजीवी हैं जो सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट समूह संबद्ध रहता है। ये प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति आदि में पाए जाते हैं, जो कि विषाणु में नहीं पाई जाती है। लिपोप्रोटीन, ये अलग फैक्ट है और ये वाला फैक्ट अलग है। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ लिपिड समूह, जैसे आप फैट कह सकते हैं, समूह संबद्ध रहता है। ये सभी प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो सबसे छोटे जीव को कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, जिसमें ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं, विकास की भी और प्रजनन की भी। फैक्ट है ये भी। यह जीवाणुओं का एक समूह है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली वो है जो जीवों में, मतलब कि जंतुओं में और पादपों में, दोनों में पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाती है। इन्हें न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यह परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। इसका आमाप 0.1 से 0.3 mm होता है। ये जंतुओं एवं पादपों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये रोग कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्वपोषण नहीं पाया जाता, या तो ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं या फिर मरी हुई चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? भैया जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग, या जो नीला हरा शैवाल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जीव उर्वरक के रूप में या जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। ये प्रकाश स्वकोशी, प्रोकैरियोटिक तथा ग्राम ऋणात्मक प्रकार के जीवाणु होते हैं। नील हरित शैवाल, इसको शैवाल कहा जा रहा है तो शैवाल मत समझिए, ये एक्चुअली क्या है, ये एक जीवाणु है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने शरीर में उपस्थित हेटेरोसिस्ट नामक संरचनाओं के द्वारा स्थिरीकृत कर देते हैं। मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है एवं फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे हों या जंतु हों, नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के द्वारा अमीनो एसिड बनता है और अमीनो एसिडों को, तमाम तरह के अमीनो एसिडों को मिला करके अलग अलग प्रकार की प्रोटीनों का निर्माण होता है। हम ये भी जानते हैं कि जो कोशिका होती है वो प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होती है। तो अगर मान लीजिए मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी
तो पौधे के कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमको एमिनो एसिड नहीं मिल पाएंगे। अगर एमिनो एसिड नहीं मिलेंगे, कोशिका नहीं बनेगी, कोशिका नहीं बनेगी तो पौधा ग्रो कैसे करेगा, क्योंकि ग्रो करने के लिए नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, या पौधे को रिपेयर करने के लिए भी कोशिकाओं की प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और प्रोटीन बनता किससे है? नाइट्रोजन से। इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण के रूप में एनाबीना। याद रखिएगा, अभी हमने इसको पढ़ा था किसके रूप में? मोनेरा जगत के रूप में। क्वेश्चन पूछा था कि एनाबीना क्या है या मोनेरा जगत का कौन सा जीव है, और एक है नॉस्टॉक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था नील हरित शैवाल, या जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में मिलाने का काम करता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में आपका कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। भैया जीवित मृत की सीमा पर तो क्या होते हैं? वायरस होते हैं। ये तो गलत हो गया। ये वनस्पति और जंतु की सीमा पर होते हैं। भैया नहीं, यूग्लिना होता है उस लिमिट में। यूग्लिना जंतु की तरह मूव भी कर सकता है, यूग्लिना एक पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण भी करता है, इसलिए वो होता है। तो इसलिए यूग्लिना होता है, ये नहीं होता। यहां मृत और जीवित के बीच की कड़ी वायरस और वनस्पति और जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना। ये फूल देने वाली और फूल न देने वाली वनस्पतियों की रेखा होते हैं? नहीं, ये वो भी नहीं होते हैं भैया। ये क्या होते हैं? ये इनमें से कोई नहीं होते हैं। अब इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है, तो बाकी जो भी डी ऑप्शन बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जीवाणुओं के बारे में बात करें, ऑलरेडी इनके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, आदिम प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कोशिका पूरी विकसित नहीं होती है। इनमें आद्य झिल्ली विहीन केंद्रक पाया जाता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदबी जालिका जैसे विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है, एवं इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। ये मोनेरा जगत के सारे क्या होते हैं? मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं। विषाणु की अगर हम बात करें, अब यहां तक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में। अब बात करें विषाणु की, तो विषाणु जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, क्योंकि ये सजीवों एवं निर्जीवों के मध्य की संयोजक कड़ी का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं यूग्लिना की। अब अलग फैक्ट शुरू हो गया। यूग्लिना क्या होता है? वनस्पति और जंतु की सीमा रेखा पर होते हैं, क्योंकि यह वनस्पति एवं जंतु जगत के मध्य संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक्स का काम करते हैं। इनमें पादप के समान पर्णहरिम युक्त स्वपोषी पोषण पाया जाता है, और जंतु के समान विषम पोषण दोनों पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नीटेल्स की। ये अब एक अलग इंफॉर्मेशन हो गया, अलग फैक्ट हो गया। नीटेल्स क्या होते हैं? फूल देने वाली और फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। ये अनावृत बीजी एवं आवृत्ति बीजी पादपों के मध्य की संयोजक कड़ी होते हैं। इनमें आवृत बीजी पादपों के समान बीजांड एवं लघु बीजाणुधानी पुष्पनुमा प्ररोह पर उगते हैं, तथा जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं, किंतु ये अनावृत बीजी पादप होते हैं। अनावृत बीजी मतलब जिनके बीज ढके हुए नहीं आते, खोल के अंदर नहीं होते हैं, वैसे पौधे। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? लाइकेन का। अरे भाई, लाइकेन तो चट्टानों पे उगता है ना, जहां मिट्टी नहीं होती है, तो लाइकेन पानी में क्यों उगेगा? प्रोटोजोआ का, डायटम्स का, साइनो जीवाणुओं का, तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? पानी में भी हो सकते हैं, जमीन के अंदर भी हो सकते हैं। अब तो ये तो दोनों निकल गए। प्रोटोजोआ पानी में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। डायटम्स बचता है। डायटम्स क्या होते हैं? पौधे जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, तो पानी में पाई जाती है। डायटम्स का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। अब देखिए, यहां से डूबने से मरे कैसे इंसान की मृत्यु हुई है, उसके लिए सोलुइन 350 परीक्षण किया जाता है। अब ये नाम हमको याद रहना चाहिए, हमारे पास ये अंडरलाइन होना चाहिए। इस परीक्षण के अंतर्गत सबके फेफड़ों, रुधिर एवं अन्य अंगों जैसे हृदय, यकृत आदि के ऊतकों में डायटम्स की उपस्थिति व्यक्ति के डूबकर मरने की पुष्टि करती है। डायटम्स एक कोशिकीय सिलिका युक्त कोशिका भित्ति वाले पादप सम पौधे के समान प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के ये प्राणी होते हैं जो क्राइसोफाइटा वर्ग के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। बेला संगमों में एक रंजित डायनो फ्लैजिलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं। ये पुष्प पुंज कहलाते हैं।
जब ये ब्लूम करते हैं, जब इनकी मात्रा बढ़ती है, जब इन पे फूल खिलते हैं, तो भैया ये पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, रेड कलर का कर देते हैं पूरे उसको एरिया को। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाल ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं, लाल ज्वर कहलाते हैं प्रायः डायनोफ्लैजिलेट समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णों के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। समुद्र में लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में तीव्र वृद्धि या विस्फोट के कारण समुद्र का जल एवं समुद्र की लहरें या ज्वार लाल दिखने लगते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित इन जीवों द्वारा निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। इसका उदाहरण अगर हम बात करें तो यह है गोनिया लेक्स। आगे बढ़ते हैं, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या कहलाता है, वो मशरूम भी क्या होता है, फंगस का ही पार्ट होता है, कवक होता है वो। आगे बढ़ते हैं, और ये कैसा है, मृतोपजीवी कवक है जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं, जैसे एगेरिकस, मार्केला, इन सबको हम खा भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुख्य फफूंद जो भंडारण के समय खाद्यान्नों को प्रभावित करते हैं उसका नाम क्या है, तो भैया ये एस्पेरजिलस प्रकार के जो कवक होते हैं वो चीजों को सड़ा करके खराब करने का काम करते हैं। और ये करते क्या है, ये मृतोपजीवी कवक भंडारित अनाज को खराब कर इसकी गुणवत्ता, गंध, रंग, भार आदि को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। कुछ कवकों की जातियां जैसे म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, यीस्ट, पेनिसिलियम आदि अनेक खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। इनके बीजाणु वायु द्वारा खुले हुए मुरब्बे, डबल रोटी, अचार, रोटी, फलों आदि पर पहुंचकर कवक जाल का निर्माण कर इन्हें संक्रमित कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो भैया लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर के बनने वाला जीव है। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो करते कैसे हैं, कवक जमीन से निकाल करके लाता है जल और खनिजों को, और शैवाल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर देता है। इनमें से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है, तो भैया हमने अभी पढ़ा था लाइकेन क्या होता है, लाइकेन वो चीज है जो SO2 प्रदूषण को या सल्फर डाई प्रदूषण को बिल्कुल भी सहन नहीं करता है। अब ये उगते कहां पर हैं, तो ये पेड़ों, चट्टानों या खाली जमीन पर पपड़ीदार गुच्छों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये वायु प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ये मुख्यतः अम्ल वर्षा के कारक सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो लाइकेन के संपर्क में आने पर इसके शैवालांश को या शैवाल वाला जो अंश है उसके क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है। अतः ये जहां वायु प्रदूषण होता है वहां पर ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है, तो ये भी लाइकेन से ही प्राप्त होता है। ऑलरेडी इसको अभी हमने देखा था। अम्ल क्षार के जलीय विलयन में अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। जैसे नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। यह रंजक रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन की एक प्रजाति है रोसेला टिंक्टोरिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों एवं उच्चतर पादपों के बीच उपयोगी प्रकार का साहचर्य है, तो इसको कवक मूल या माइकोराइजिया हमने कहा था, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। पाइनस की जड़ों के बीच में और बाकी कवकों के बीच में एक रिलेशनशिप हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी हमने देखा था। वो जो कवक होता है वो फास्फोरस, सल्फर या फिर वहां से बाकी के लवण और जल को पौधे को देता है, और पौधा फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना कवक को प्रोवाइड कराता है, और इस तरीके से इन दोनों का ही काम चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, भाई लाइकेन में पाया जाएगा, जीवाणु में पाया जाएगा, शैवाल में पाया जाएगा, क्योंकि इनकी कोशिका होती हैं। भैया विषाणु की कोशिका ही नहीं होती है, और यहां कह रहा है कोशिका में एंजाइम, तो कोशिका ही नहीं होती है तो एंजाइम कहां से पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म अविकल्पी परजीव होते हैं जो सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव होते हैं। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए के कण होते हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई उपापचयी जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन होता है, अर्थात ये अपने जैसा दूसरा पैदा भी नहीं कर सकते। लाइकेन, जीवाणु, शैवाल आदि में कोशिकीय संरचना की उपस्थिति के कारण एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। कह रहे हैं विषाणु किस किस को संक्रमित कर सकता है, तो भैया विषाणु जीवाणुओं को संक्रमित कर सकता है जिनको जीवाणु भोजी कहा जाता है, कवकों को संक्रमित कर सकता है,
पादपों को भी संक्रमित कर सकता है, अगर इसमें जीव भी दे रखा होता तो उसको भी संक्रमित कर सकता है। जितने भी तरह की चीजें हैं, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, सबको संक्रमित कर सकता है, अर्थात ऑल ऑफ दीज को ये क्या करता है, संक्रमित कर देता है। ऑलरेडी जीवाणु क्या होते हैं ये पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया है। वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। ये कह रहे हैं वायरस शब्द का एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेजेरिंग द्वारा इनका जो नाम दिया गया वो MW बेजेरिंग ने दिया है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA अथवा DNA आधारित हो सकता है। तो ये बात देखो, पहली बात है, ये भी सही है। अभी हमने देखा था कि वायरस जो होते हैं वो RNA और DNA आधारित हो सकते हैं। DNA आधारित वायरस अधिकांशतया सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नहीं भैया, DNA आधारित होगा तो वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। ये मामला गड़बड़ यहां पे हो गया। RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक उत्परिवर्तन या म्यूटेशन करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये वाली बात गलत है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं जो DNA वाले होते हैं। बाकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने पढ़ ली है। अब आगे बढ़ाते हैं। क्या है, विचार कीजिए निम्नलिखित पर। तो जीवाणु, कवक और विषाणु उपरोक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम में संवर्धित अथवा बढ़ाया जा सकता है। तो भैया कृत्रिम माध्यम में सिर्फ जीवाणु और कवक को ही बढ़ाया जा सकता है, विषाणु को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए 1 और 2 यहां पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। विषाणु का संवर्धन नहीं किया जा सकता आर्टिफिशियल जो मीडियम होगा उसमें, क्योंकि विषाणु सजीव पोषक कोशिका के बाहर अकोशिकीय निर्जीव कणों के रूप में होते हैं। तो किसी जीवित कोशिका के अंदर ही ये जीवित रह सकते हैं बस, लेकिन किसी जीवित सजीव कोशिका में पहुंचते ही ये सजीव के लक्षण दर्शाते हैं। इनमें स्वयं के प्रोटीन संश्लेषण के लिए तंत्र नहीं होता, बल्कि ये पोषक कोशिका के साधनों का उपयोग स्वयं के आनुवंशिक पदार्थ के गुणन के लिए करते हैं। कवक एवं जीवाणु कोशिकीय संरचना युक्त होने के कारण जीवित होते हैं एवं कृत्रिम संवर्धित माध्यम में भी वृद्धि करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या है? एक ऐसा विषाणु जो क्या कर लेता हो, जीवाणु को खा जाता हो, मार देता हो, अर्थात जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु ही क्या कहलाता है, जीवाणु भोजी कहलाता है। गंगा का पानी इसलिए दूषित नहीं होता है, इसलिए उसमें से बदबू नहीं आती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज का शाब्दिक अर्थ ही जीवाणु को खाने वाला या जीवाणु का भक्षण करने वाला होता है। अन्य प्रकार के विषाणुओं की भांति इसमें प्रोटीन का आवरण तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल DNA RNA पाया जाता है। ये केवल जीवाणुओं को ही संक्रमित करते हैं, अतः ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी में भी जीवाणुओं में वाहक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इनका यूज किया जाता है। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जीवाणु भोजी क्या होते हैं, विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होते हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे। अब देखिए, इनकी खोज फ्रेडरिक W. टवार्ट ने इंग्लैंड में 1915 में तथा फेलिक्स D. हेरेल ने 1917 में फ्रांस में की थी। जीवाणु भोजी अविकल्पी परजीवी होते हैं तथा प्रकृति में उन आवासों में उपस्थित होते हैं जहां जीवाणु पाए जाते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जीवाणु भोजी का उपयोग जीवाणुओं के लिए वाहक के रूप में एक वेक्टर के तौर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है प्रियोन सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित संरचनाएं, ये विषाणु के टाइप के होते हैं, लेकिन भैया ये स्वतंत्र नहीं रह सकते। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा से मिलकर के बनी होती है। नहीं भैया, अमीनो शर्करा से नहीं मिलकर बनी हो सकती है। अगर हम बात करें वॉयरॉइड एक वलयी RNA अणु से मिलकर के बने होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। रिकेटेशिया में एक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए, वॉयरॉइड संक्रामक RNA कण होते हैं जिनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। इनमें एक वलयी RNA अणु उपस्थित होता है। ये सबसे छोटे स्वतः गुणन करने वाले कण होते हैं। अब बात करें प्रियोन्स की, तो प्रियोन्स संक्रामक प्रोटीन कारक होते हैं जो सदैव परजीवी होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत के प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये सजीव जगत की सबसे छोटी
स्वतंत्र जीवी कोशिकाओं वाले जीव हैं तथा रिकेटेशिया मोनेरा जगत के जीवाणुओं का एक वर्ग है जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। कथन है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। कह रहे इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। भाई ये बात गलत है, क्योंकि हर जीवाणु जो अपना भोजन खुद बनाता है उसमें जरूरी नहीं कि हरित लवक पाया जाता हो, क्योंकि हर स्वपोषी जीवाणु केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, उनमें से कुछ रसायन संश्लेषण भी करते हैं। इसका मतलब केवल और केवल एक सही इसमें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रसायन स्वपोषी और दूसरे प्रकार के होते हैं जिनको प्रकाश स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। जो रसायन स्वपोषी होते हैं ये क्या करते हैं, रसायनों के माध्यम से, रसायनों के ऑक्सीकरण के माध्यम से, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जबकि जो प्रकाश स्वपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब अगला जो कथन है अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये कह रहा है सभी एककोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, इस बात की ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो सही तो है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है जो प्रायः अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करता है। यह जीव अनुकूल परिस्थितियों में द्विखंडन या बहुखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। इसमें जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, एक ही कोशिका दो जगह डिवाइड हो जाती है। जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बहुविखंडन या बहुविभाजन द्वारा प्रजनन करता है, जिसमें जनक कोशिका अपने चारों ओर एक मोटी त्रिस्तरीय पुट्टी बनाकर अनेक कोशिका विभाजन द्वारा कई संतति अमीबा कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में, गुच्छी एक तरह का कवक होता है, गुच्छी एक तरह का कवक होता है, यह एक कवक है, बिल्कुल सही बात है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में पाई जाती है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में इसको पाया जाता है। अब यहाँ पे जो तीसरा कथन है तो ये भी सही है, हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, कवक होता है, ये भी सही है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालयी तलहटी में इसका वाणिज्यिक खेती होती है, नहीं भैया, उत्तर पूर्व में नहीं होती, जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले प्रदेश में किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो एगेरस कंपेस्ट्रिस सर्वाधिक खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाने वाला मशरूम है। और ये क्या है, इसको श्वेत बटन मशरूम भी कहा जाता है। कृत्रिम रूप से इसके खेतों में उगाया जाता है। ये नम ह्यूमस युक्त मृदा में उगते हैं। इन्हें फेयरी रिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रोटीन और अलग अलग विटामिनों के अच्छे स्रोत होते हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीव का मृदा विहीन सतह पर पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? एक है लाइकेन और दूसरा है मास। अब दो इसमें से हो जाएंगे तो 2 और 3 वाला बचेगा। बाकी इन सब के लिए, फर्न के लिए और मशरूम के लिए हमको मिट्टी की जरूरत पड़ती है। आगे बात करें तो इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये क्या करते हैं, ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं। एक थैलोफाइटा से, दूसरा ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। और ये नमी प्राप्त करते हैं हवा से, और खनिज लवणों को भी हवा से ही प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इनको मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे बात करते हैं, एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए जीनोम होते हैं। भैया ये बात गलत है, रेट्रोवायरस में तो आरएनए होता है, डीएनए होता ही नहीं है। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, और जबकि एड्स क्या होता है, रेट्रोवायरस के कारण होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो 2 सही होगा और 1 गलत होगा, केवल 2 सही। आगे बात करें, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डीएनए वाला और आरएनए वाला क्या होता है। अब बात करते हैं हम अपने पुस्तक के बारे में, जो सामान्य विज्ञान की पुस्तक है अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से। अगर इसकी बात करें, प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से प्रकाशित उस पुस्तक के साथ साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनके भी लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ इन पुस्तकों को लेकर के इनके MCQ भी लगा डालिए। इसके साथ ही आज के इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। बाकी आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक